Hello students, good morning to all of you. We were discussing about unit number 5 states of matter और उसके अंदर हम गैसीय स्टेट को पढ़ रहे थे। अभी तक टॉपिक हमने कवर अप किया था प्रेशर ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहता था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली टू दी प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर, V इज इनवर्सली टू दी P। बॉयल्स लॉ V इज इनवर्सली टू P। चार्ल्स लॉ V इज डायरेक्टली टू T। इसके अंदर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया था, इसके अंदर आपका प्रेशर कांस्टेंट था। ये हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा गैसियस लॉ है जो हमें पढ़ना है, विच इज़ द गे-लुसाक लॉ। नेक्स्ट गैसियस लॉ, लॉज नंबर 3, गे-लुसाक लॉ। गे-लुसाक लॉ क्या कहता है? गे-लुसाक लॉ जिस तरीके से आपका चार्ल्स लॉ होता था कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ गैस एक्सपेंड करती है, और जब मैं टेम्परेचर को घटाता हूँ गैस कंप्रेस करती है, और 0 केल्विन यानी एब्सोल्यूट 0 पे जाके गैस की वॉल्यूम कितनी बन जाती है? 0 बन जाती है। इन द सेम वे as the temperature is increased, as the temperature of a gas is increased, गैस का टेम्परेचर जैसे इंक्रीज किया जाता है, पार्टिकल्स गेट काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स ऑफ गैस गेट काइनेटिक एनर्जी एंड दे मूव एट ए हायर स्पीड, दे मूव एट हायर स्पीड। किसके साथ मूव करते हैं? हायर स्पीड के साथ मूव करते हैं। और जब उनका मूवमेंट तेज़ होता है तो दीवारों पे ज़ोर से टकराएंगे जाके। जब पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उनके अंदर जो कोलिजन होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज। सो द प्रेशर ऑफ गैस विल इंक्रीज, प्रेशर ऑफ गैस विल इंक्रीज। सो द प्रेशर ऑफ गैस विल इंक्रीज, गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। यानी प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। कंडीशन इज दैट वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया है, वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। सही है जी? अरे सही है। ये कह रहा है कि जब भी किसी गैस को सिस्टम को हीट करोगे, जब भी किसी गैसियस सिस्टम को हीट किया जाता है तो उस सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स जितने प्रेजेंट हैं उन सब की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और उस काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से पार्टिकल्स का जो कोलिजन है वॉल्स पे वो क्या हो जाता है? इंक्रीज। और वॉल्स पे कोलिजन इंक्रीज होता है तो वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे वॉल्स पे जाके, तो गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस, वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन ए कांस्टेंट इज यूज्ड which is K. This K may have the units of volume, K may have units of volume। K और वॉल्यूम लगभग सेम चीज़ भी हो सकती है, एग्जैक्टली नहीं तो अप्रोक्सीमेटली क्या हो सकती है? सेम हो सकती है, क्योंकि कह रहा है कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया है और यहाँ पे कांस्टेंट ही मैंने अप्लाई किया है, तो दोनों की यूनिट ऑलमोस्ट क्या हो सकती है? सेम। ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू के इंटू टी, पिछला था वॉल्यूम इज इक्वल्स टू के इंटू टी। इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो इक्वेशन को लिख सकता हूँ, P इज इक्वल्स टू के इंटू टी प्लस 0, दैट इज y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। कैसे? दिस इज y, दिस इज m, दिस इज x एंड दिस इज c। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इज द इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन, इज द इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे प्रेशर रखा गया और इस साइड जनरली किसको रखा गया है? टेम्परेचर को, यानी x एक्सिस पे t, y एक्सिस पे y, और ग्राफ जो होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा जिसका स्लोप जनरली k रखा जाएगा, यानी जो कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ पे यूज़ करी गई थी वो यहाँ पे स्लोप बन जाती। ओके, तो दिस इज नोन एज गे-लुसाक लॉ। नेक्स्ट इज द नंबर 4, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मीन्स अजम्पशन ऑफ एवोगैड्रो। एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है इसको, और हाइपोथेसिस ऑफ एवोगैड्रो या एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस जो हम उसमें मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में। ये क्या कहता है? अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम
of all gases have same number of particles, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी ये किसके साथ डील कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। ये ला किसके साथ डील कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। पिछली बार वाले रूल किसके साथ डील कर रहे थे, दे वर डीलिंग विद द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये कहता है कि अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा गैसेज हैं, लेट्स कंसिडर वी हैव गैस ए और दूसरी गैस क्या है, बी। अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका टेम्परेचर T रखा, इसका भी टेम्परेचर T रखा, इसका प्रेशर P रखा, इसका प्रेशर कितना रखा, P। अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम, दोनों गैसेज की वॉल्यूम क्या हो गया, एग्जैक्टली इक्वल, वॉल्यूम इज़ V, इसकी वॉल्यूम क्या होगी, V, दोनों की वॉल्यूम क्या रखी गई, V रखी गई। तो अंडर इक्वल कंडीशन, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, अगर एक गैस A का प्रेशर P, टेम्परेचर T है, तो गैस B का टेम्परेचर भी T है, गैस का प्रेशर P है, तो गैस B का भी प्रेशर P है, और गैस की वॉल्यूम V है, तो गैस B की भी वॉल्यूम V है। तो कहता है कि सभी गैसेज, ऑल गैसेज हैं सेम नंबर ऑफ पार्टिकल, इसके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, दे हैव नंबर ऑफ पार्टिकल, बोथ गैसेज हैव n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी दोनों गैसेस के पास जो पार्टिकल्स की संख्या आएगी वो क्या होगी, सेम। बोथ गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। तो दिस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस ऑफ एवोगैड्रो, जिसको मोल कॉन्सेप्ट में कैसे पढ़ाया गया था। अगर आपके पास कोई भी गैस है, उसकी वॉल्यूम V है, तो STP पे उसकी किसी के पास n नंबर ऑफ मोल्स हैं, किसी गैस के पास n नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो STP पे उसकी वॉल्यूम होगी n मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर्स। दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस। इसी रूल को इस तरीके से पढ़ाया गया था। अगर किसी गैस के पास n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो और कंडीशन अगर टेम्परेचर प्रेशर की फिक्स रखी गई है, STP कंडीशन लिखी गई है, SATP कंडीशन रखी गई है, NTP कंडीशन रखी गई है, तो उस टाइम पे गैस की वॉल्यूम क्या होगी, सेम। कितनी, n इंटू 22.4। तो उसको छोड़ो, अब इस पे डील करो। दो गैसें हैं या दो से ज़्यादा गैसेज है, दोनों को सेम कंडीशन में रख दिया गया टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की, तो उस टाइम पे दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। अब वो सेम कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, कंडीशंस जो आप बोल रहे हो टेम्परेचर प्रेशर की सेम हो सकती है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। पहली कंडीशन हो सकती है STP को बोला जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। सेम कंडीशन का नाम क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, STP कंडीशन। मैं यहाँ पे बोला कि सब एक गैस अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक गैस को सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पे रखा गया है, तो उनमें से कौन कौन सी कंडीशन सिमिलर रख सकते हो, STP कंडीशन। एट STP कंडीशन टेम्परेचर ऑफ द गैस इज कैप्ट एट 0 डिग्री और 273 केल्विन, 273 केल्विन और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर ऑफ द गैस वॉज कैप्ट 1 atmospheric, pressure of the gas was 1 atmospheric, STP condition। this condition is generally known as STP condition। and second condition जिसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे SATP condition। second condition is SATP, that is standard atmospheric temperature pressure, standard atmospheric टेम्परेचर प्रेशर, कोई चेंज नहीं है प्रेशर की, वही कंडीशन, प्रेशर इज इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेरिक और टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 298 केल्विन और 25 डिग्री सेंटीग्रेड। दीज आर द टू कंडीशन। तो STP मिल सकता है, SATP मिल सकता है। हाँ, कई बार एक और कंडीशन रखी जाती है जिसका नाम NTP होता है, NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, normal temperature pressure। at this condition temperature is approximately 20 degree centigrade, that is 290 Kelvin, 293 Kelvin। ठीक है, प्रेशर को जनरली कितना रखा जाता है, 1 एटमॉस्फेरिक। तो यानी इनमें से कोई भी कंडीशन दी हुई मिले, दो गैसेस, मान लो दो गैसेस STP पे रखी गई हैं, दो गैसें STP पे रखी गई हैं, तो उनकी वॉल्यूम कितनी ना, उनके पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, जितना एक के पास होंगे उतने ही दोनों होंगे, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे।
दो गैसेज एनटीपी पे रखी गई हैं, दोनों के पास क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। उनके पास जनरली क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। दिस वाज द हाइपोथेसिस ऑफ अवोगाड्रो। मूविंग टू द कंक्लूजन ऑफ 4 gaseous rules, मूविंग टू द कंक्लूजन ऑफ द 4 gaseous rules, चारों गैसेस रूल के कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और इक्वेशन आती है आइडियल गैस इक्वेशन एंड आइडियल गैस एंड आइडियल गैस, आइडियल गैस इक्वेशन एंड आइडियल गैस। व्हाट इज़ द आइडियल गैस एंड व्हाट इज़ द आइडियल गैस इक्वेशन। देखो, आइडियल का मीन्स होता है कि एक ऐसा आइडियल स्टूडेंट, मानो जैसे मैं कहता हूँ एक आइडियल स्टूडेंट मीन्स ए स्टूडेंट विच फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ द स्कूल एंड सोसाइटी, जो सोसाइटी के और स्कूल के हर रूल रेगुलेशन को फॉलो करता हो, हर कंडीशन में फॉलो करता हो, उस स्टूडेंट को हम जनरली क्या बोलते हैं, आइडियल स्टूडेंट। और आइडियल कुछ होता नहीं है ना। तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी स्टूडेंट आइडियल स्टूडेंट है, दैट मीन इट विल फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ द स्कूल एंड द सोसाइटी। इन द सेम वे ए गैस विच फॉलो ऑल गैसेस लॉज अंडर एवरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज आइडियल गैस। A gas which follow all gases rules under the every condition of temperature and pressure is known as ideal gas. A gas which follow all gases rules under every condition of temperature and pressure. This gas is known as ideal gas. A gas which follow all gases rules under all conditions of temperature and pressure is known as an ideal gas. पहला रूल था वॉल्यूम इज इनवर्सली टू द प्रेशर. दिस वॉज द बॉयल्स लॉ. Volume of a gas was inversely proportional to the pressure of the gas. Condition was that temperature must be constant. Rule number second, this was the Boyle's law. Volume of a gas is directly proportional to the temperature keeping pressure constant. This was the Charles law. Rule number third, Gay-Lussac law. Pressure of the gas was directly proportional to the temperature of the gas, and this was Gay-Lussac law. And last one was, अगर गैस की वॉल्यूम बदलती है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, चेंज. अगर दो गैसेस सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पे रखी गई हैं और उनका वॉल्यूम्स दोनों का सेम है तो उनके पास सेम नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, है ना. एन इज़ द नंबर ऑफ मोल्स. सेम नंबर ऑफ मोल्स बोल दो, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोल दो, दोनों चीज़ें क्या होंगी, सेम. वॉल्यूम बढ़ी, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़े. वॉल्यूम घटी, नंबर ऑफ पार्टिकल घटे. दैट वाज द हाइपोथेसिस ऑफ Avogadro. This was the hypothesis of Avogadro. These were the 4 laws. इन चारों रूल्स को कंबाइंड करके एक रूल बनाया जाता है, एक इक्वेशन बनाई जाती है जिसको हम कौन सी इक्वेशन बोलेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन. क्योंकि एक गैस जो कि इन चारों रूल्स को फॉलो करेगी वो गैस होगी आपकी आइडियल गैस, और इन चारों रूल से बने हुए रूल को फॉलो करेगी तो वो भी कौन सी होगी, आइडियल गैस. तो वो इक्वेशन कौन सी कहलाएगी, आइडियल गैस इक्वेशन. मैंने बोला प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में कर दिया. एक की वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरे की वैल्यू डिक्रीज करेगी. उससे भी समझ नहीं आता तो प्रेशर और वॉल्यूम बोथ आर इन्वर्सली टू ईच अदर. वॉल्यूम इन्वर्सली टू दी प्रेशर. वॉल्यूम इज डायरेक्टली टू टेम्परेचर. प्रेशर इज डायरेक्टली टू टेम्परेचर. ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली टू टेम्परेचर. तो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन भी आ गया यहाँ पे डायरेक्टली. वॉल्यूम इज डायरेक्टली टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/P इंटू T इंटू N. और इसको थोड़ा सा रीअरेंज फॉर्म में लिखूंगा तो V इज इक्वल्स टू TN/P, और P को इधर ले आया तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी NT. PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी NT. To remove this proportionality constant, a constant is used to remove this proportionality sign. A constant is used which is known as universal gas constant. जो हर गैस के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका नाम होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट.
तो एक बार देखो इनको, ये कह रहा है कि जो आपकी गैस है, ठीक है, जो गैसियस स्टेट है आपका, सिस्टम है आपका, वो किस तरीके से फॉलो हो रहा है, वो कुछ इस तरीके से फॉलो हो रहा है कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली टू प्रेशर, वॉल्यूम इज इन्वर्सली टू प्रेशर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली टू एन, वॉल्यूम इज डायरेक्टली टू एन, प्रेशर इज डायरेक्टली टू टेम्परेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे लिखा उसको अरेंज करके पी V is directly proportional to the NT, and to remove this proportionality sign, a universal gas constant R is used. R PV is equals to nRT, where R is known as universal gas constant, is known as universal gas constant, or a gas constant for every gas, a constant value for every gas. And this equation PV is equals to nRT, this equation is known as ideal gas equation, because in this equation all gases rules are involved. That means this equation is known as ideal gas equation. A gas which follows this equation is known as ideal gas, और जो गैस इस रूल को फॉलो करेगी उसको जनरली हम क्या बोलेंगे, आइडियल गैस। तो दिस इक्वेशन इज जनरली नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। पी वी इज इक्वल्स टू nRT, P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, R इज द टेम्परेचर, R इज द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, वैल्यू में बताऊंगा, T इज द टेम्परेचर। तो पी वी इज इक्वल्स टू nRT, PV इज इक्वल्स टू nRT इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। सो ideal gas equation is PV is equals to nRT, R is the universal gas constant, R is यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जनरली होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अगर इसकी यूनिट लिखी जाए R की, तो R होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और अगर मान लो, लेट्स कंसिडर R is not in the joule, it is liter atmosphere 0.0821, और जूल की बजाय मैं यहाँ लिख देता हूँ लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। दिस वॉज द आइडियल गैस इक्वेशन। पी वी इज इक्वल्स टू nRT, जिसमें सारे गैसेस रूल फॉलो हो रहे हैं, और इक्वेशन बन गई पी वी इज इक्वल्स टू nRT। पहला बॉयल्स लॉ, दूसरा चार्ल्स लॉ, थर्ड गेलो-साख लॉ, फोर्थ इज द हाइपोथेसिस ऑफ एवोगैड्रो। ओके, तो इन चार गैसेस लॉ के अलावा, except to these gases law and gaseous equation, ideal gas equation, we have two more gases rules. First is the Gram's law of diffusion. Next topic is Gram's law of diffusion. तो क्या आइडियल गैस इक्वेशन के बाद आता है आपका ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ये कहता है कि जैसे मान लो एक बैलून है और उस बैलून के अंदर तुमने एयर फिल कर रखी है, ठीक है, तो एयर है इस बैलून के अंदर एयर है, तो उसका क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, और बाहर एयर का प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। अगर मैं इस बैलून का माउथ ओपन कर देता हूँ, एक बैलून है, बैलून के अंदर हवा भर दी, हवा भरने के बाद उस बैलून का माउथ ओपन कर दिया, उस बैलून का माउथ क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अगर ऐसा कुछ कर दिया जाता है, माउथ ओपन कर दिया जाता है, तो गैस विदाउट एनी काइंड ऑफ वर्क, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, गैस हाई प्रेशर से कहाँ जाएगी, सीधी लो प्रेशर की तरफ। अगर गुब्बारे का मुंह आपने ओपन कर दिया तो गैस बिना किसी रोक टोक के सीधी कहाँ जाएगी, बाहर की साइड मूव करेगी। तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ गैस। विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क गैस विल मूव आउट ऑफ द बैलून। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन मीन्स फ्लो ऑफ गैस पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हाई प्रेशर to low pressure without any external work, कोई वर्क एक्सटर्नल नहीं करना पड़ा, और गैस के पार्टिकल फ्रॉम लो प्रेशर से मूव कर गए, हाई प्रेशर से चले गए लो प्रेशर की तरफ। यानी यहाँ से गैस माउथ ओपन करते ही बिना किसी काम वर्कआउट किए निकल जाती है ना। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। द फ्लो ऑफ द गैस पार्टिकल फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर, दिस प्रोसेस इज नोन एज
दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। इस प्रोसेस का नाम क्या रखा जाता है? डिफ्यूजन रखा जाता है ना। तो डिफ्यूजन मीन्स फ्लो ऑफ द गैसेस पार्टिकल फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल वर्क। अब बात करते हैं कि ये गैस पार्टिकल लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर चली गई तो जो गैस भारी होगी, जिसका मोलिकुलर वेट हाई होगा या जिसकी डेंसिटी हाई होगी, जो गैस डेंसर होगी, जो गैस की डेंसिटी हाई होगी, मोलिकुलर वेट हाई होगा, उस गैस को चलने में दिक्कत होगी, उसको मूव करने में दिक्कत होगी, तो उसकी स्पीड हमेशा क्या होगी? कम होगी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा उस गैस का कम होगा। जो गैस लेस डेंसर होगी, जो गैस हल्की होगी, वो गैस अपने आप मूव कर सकती है बाहर की तरफ। इतना ज़्यादा वर्कआउट मुझे नहीं करना पड़ेगा उस गैस के ऊपर, है ना। इतना ज़्यादा वर्कआउट उस गैस पे नहीं करना पड़ता। तो लेट्स कंसिडर आर इज़ द रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। और डिफ्यूजन का उल्टा यानी गैस के पार्टिकल्स को वापस बैलून के अंदर भरना इफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन का ये दूसरा पार्ट होता है इफ्यूजन, उल्टा होता है डिफ्यूजन का। गैस पार्टिकल हाई प्रेशर से बैलून के अंदर से बाहर की तरफ चले गए, हमें कोई वर्कआउट नहीं करना पड़ा, जस्ट माउथ ओपन किया उसका, तो इसको तो डिफ्यूजन बोलते हैं। और हाई प्रेशर से और लो प्रेशर की तरफ मूव कर गए, बाहर निकल गए तो डिफ्यूजन। और बाहर से अंदर एयर को फिल कर रहे हैं हम, तो उसको बोला जाएगा इफ्यूजन। तो लेट्स कंसिडर आर इज़ द रेट ऑफ डिफ्यूजन, डी इज़ द डेंसिटी ऑफ गैस। कौन सी गैस डेंसर है? जिसकी डेंसर होगी उसकी डेंसिटी हाई होगी, तो डेंसिटी ऑफ गैस मतलब जो गैस डेंसर होगी उसकी डेंसिटी हाई होगी, जिस गैस की डेंसिटी कम होगी वो लेस डेंसर हो जाएगी। तो कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ द डेंसिटी। रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। किसी भी गैस की जो डेंसिटी होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। कॉमन सी बात है, जो गैस डेंसर होगी, जो गैस भारी होगी वो धीरे मूव करेगी, और जो गैस हल्की होगी, डेंसिटी कम होगी, वो गैस स्पीडली मूव करेगी, ठीक है। लेट्स कंसिडर गैस नंबर 1 इज R1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी D1, गैस नंबर 2 इज R2, रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन इज D2। तो रेट इज इक्वल्स टू R1 फॉर द गैस 1, रेट इज इक्वल्स टू R2 फॉर द गैस 2। तो R1 इज इन्वर्सली टू द D1, R2 इज इन्वर्सली टू D2। दोनों को डिवाइड किया R1 बाई R2, प्रोपोर्शनलिटी साइन कैंसिल हो गया, उल्टा लिखो, R1 ऊपर है तो D2 आएगा, R2 नीचे है तो नीचे आएगा D1। दिस इज द Gram's law of diffusion. This rule is known as Gram's law of diffusion. Rate of diffusion or effusion of a gas is inversely proportional to the density. और भी बता देता हूँ, डेंसिटी जनरली होती है मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर। तो आप यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम की टर्म को भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, है ना। गैस की वॉल्यूम कितनी है, गैस का मास कितना है। तो रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द गैस। रेट ऑफ इफ्यूजन और रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द गैस। दिस इज नोन एज Gram's law of diffusion. This is generally known as Gram's law of diffusion. Next is Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure. पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड क्या होता है? पार्शियल प्रेशर देखो, आपके पास एक बैलून में 10 टाइप की गैसें भरी गई हैं। कितनी टाइप की गैस है? 10 भी छोटा मान लो, 2 टाइप की गैस है। एक गैस है A और एक गैस है B। तो A का अपना खुद का कोई प्रेशर होगा, उसको PA बोलेंगे। B का जो प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे? PP, है ना। और टोटल प्रेशर जो बना PA प्लस PB वो बन गया P टोटल। टोटल प्रेशर में A का जो प्रेशर होगा उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ A बोलेंगे। टोटल प्रेशर में B का जो प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ B। गैस A का प्रेशर अगर PA है और B का प्रेशर PB है, टोटल प्रेशर PA प्लस PB है, तो कहता है कि पहली गैस का जो प्रेशर होगा उसको टोटल में पहली गैस का जो प्रेशर कंट्रीब्यूशन होगा उसे बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ A। दूसरी गैस का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तो यानी PA और PB बराबर PT। तो एक सिस्टम जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ गैसेस भरी हुई हैं तो उसका टोटल प्रेशर बराबर होगा हर गैस के प्रेशर का सम।
If a system have large number of gases, then the total pressure of the system will equals to the sum of the pressure of the all gases. हर गैस के प्रेशर का जो सम होगा उसको बोलेंगे टोटल प्रेशर। अगर मेरे पास 3 गैसें हैं तो पहली का प्रेशर PA, दूसरी का PB, तीसरी का PC, तो तीनों का सम PA प्लस PB प्लस PC विल बी इक्वल्स टू P टोटल। इसी तरीके से अगर मेरे पास 4 गैसें हैं 1 2 3 4, तो उसका टोटल प्रेशर होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, और P1 P2 P3 P4 ये सारे पार्शियल प्रेशर होंगे गैसेस के। ठीक है, तो कहता है द टोटल प्रेशर ऑफ ए गैसियस मिक्सर will be equals to sum of partial pressure of all gases। ठीक है, जितनी भी गैसें वहाँ पे भरी गई, लेट्स कंसिडर P टोटल विल बी इक्वल्स टू P1 पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, P2 पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2, P3 पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 3, P4 पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 4 एंड सो ऑन। दिस विल बी द रूल। Total partial pressure of a gas will be equals to partial pressure of the first gas plus partial pressure of second gas plus partial pressure of third gas plus partial pressure of the fourth gas and so on, जितनी भी गैस होंगी। अब पार्शियल प्रेशर की जहाँ तक बात करें वो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, फर्स्ट गैस का पार्शियल प्रेशर होगा गैस का प्रेशर डिवाइड बाई टोटल प्रेशर। भाई पार्शियल का मीन्स होगा टोटल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, टोटल है P टोटल, एक का प्रेशर कितना है P1, दूसरी का पार्शियल प्रेशर गैस 2 का पार्शियल प्रेशर P2 अपॉन में P टोटल, थर्ड गैस का पार्शियल प्रेशर वो बराबर होगा P3 अपॉन P टोटल। ठीक है, यही तो होगा। और दिस इज नोन एज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कैसे लिखते हैं इसको, ये बोलता है किसी भी गैस का टोटल प्रेशर बराबर होगा P1 प्लस P2 प्लस में P3 प्लस P4। एक मिक्सर में जितनी गैसेज होती हैं सभी के सम करने पे, सभी को ऐड करने पे जो प्रेशर बनता है उसको जनरली बोला जाता है टोटल प्रेशर। तो एक मिक्सर में जितनी गैसें हैं सभी के पार्शियल प्रेशर का सम कर दो, वो बन जाएगा टोटल प्रेशर। दिस इज नोन एज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब इसको थोड़ा सा और ड्राइव कर लेते हैं आगे के लिए। ये कहता है PV इज इक्वल्स टू हमारा nRT होता है, और अगर मैं यहाँ से प्रेशर लगाऊंगा तो nRT बाई V। ये कौन सी इक्वेशन लिख दी मैंने यहाँ पे, जो इक्वेशन लिखी है इसको बोला जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT और P इज इक्वल्स टू nRT बाई V। आइडियल गैस इक्वेशन कहती है PV इज इक्वल्स टू nRT, और P अगर मैं निकालूंगा तो आ जाएगा nRT बाई V फॉर गैस A। अगर मेरे पास गैस A है तो PA हमारा आ जाएगा NaRT बाई V। मैंने टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों चीज़ें क्या रख ली यहाँ पे, सेम लिख ली। गैस का टेम्परेचर और गैस की वॉल्यूम दोनों क्या रखती है यहाँ पे, सेम। मान लो गैस और टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या है, लेट टेम्परेचर वॉल्यूम सेम रखती, और R तो हमारा होता ही कांस्टेंट है, R हमेशा ही कांस्टेंट रहा है, तो P बराबर NaRT बाई V। PB जो होगा वो हमारा बराबर होगा NbRT बाई V। अगर 3 गैसें हैं तो PC विल बी NC अपॉन में RT बाई V। ठीक है, अगर एक गैस है उसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाता हूँ तो आइडियल गैस इक्वेशन बोलती PV इज इक्वल्स टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती, PV इज इक्वल्स टू nRT। प्रेशर निकालोगे nRT बाई V हो जाएगा, तो nRT बाई V। गैस A है तो प्रेशर PA है, गैस B है तो प्रेशर PB है, गैस C है तो प्रेशर PC है। Na नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस B NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस C NC। RT बाई V क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। तो कहता है P टोटल जो होगा हमारा वो किसके बराबर आ जाएगा, PA प्लस PB प्लस PC। दिस विल बी इक्वल्स टू NaRT बाई V प्लस NbRT बाई V प्लस NcRT बाई V, है ना। और RT बाई V मैंने क्या ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा Na प्लस NB प्लस NC। दिस इज नोन एज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। दिस इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। एक गैस का प्रेशर प्लस दूसरी गैस का प्रेशर प्लस तीसरी गैस का प्रेशर प्लस फोर्थ गैस का प्रेशर। और अगर मैं किसी भी गैस का पर्टिकुलर प्रेशर निकालता हूँ तो वहाँ इक्वेशन यूज़ करता हूँ आइडियल गैस इक्वेशन।
है ना। अब देखो एक छोटा सा और कुछ कर सकते हैं इसके साथ, मुझे गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इज PA, ठीक है। गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे निकाला जाता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ए, प्रेशर ऑफ द ए डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ द ए डिवाइड बाई टोटल प्रेशर, ऐसे निकलता है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए कैसा होगा? टोटल प्रेशर ऑफ द गैस से डिवाइड कर दो किसको? PA को। तो PA की वैल्यू कितनी है? NA/RT। PA की वैल्यू कितनी है? NA/RT अपॉन V। P टोटल की वैल्यू कितनी है? NA प्लस NB प्लस NC और इनटू में RT/V। RT/V से RT/V कट गया, बच गया NA अपॉन में NA प्लस NB प्लस NC एंड दिस इज़ नोन एज मोल फ्रैक्शन। ध्यान से देखो, एक के मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, एक गैस के मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, फर्स्ट गैस का मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, क्या बन गया? मोल का फ्रैक्शन। और ये किसके बराबर था? ये बराबर था PA, दिस वॉज इक्वल्स टू PA अपॉन P टोटल। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ PA इज इक्वल्स टू XA मल्टीप्लाइड बाई P टोटल, यानी PA इक्वल्स टू XA मल्टीप्लाइड बाई P टोटल। PB इज इक्वल्स टू XB मल्टीप्लाइड बाई P टोटल। PC इज इक्वल्स टू XC मल्टीप्लाइड बाई P टोटल। सही है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने? PA डिवाइड बाई P टोटल निकाला। PA बाई P टोटल कैसे निकलेगा? A की वैल्यू NA/RT/V, NA/RT/V, ठीक है। टोटल की वॉल्यूम RTV, ठीक है, प्लस में NA प्लस NB प्लस NC, RTV से RTV कट गया, NA डिवाइड बाई NA प्लस NB प्लस NC। एक का मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, दिस इज मोल फ्रैक्शन। एक का मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, फर्स्ट पार्ट गैस का मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, दिस इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। XA, इसको क्या बोला जाएगा? मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमने अपने गैसियस रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। पहला रूल गेल रिसाक ला था, वाइल्स ला था। सेकंड जो ला था वो चार्ल्स ला था। फिर हाइपोथेसिस ऑफ एवोगाड्रो आया था, गेल रिसाक ला आया था, ठीक है। उसके बाद डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और उससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, आइडियल गैस इक्वेशन। अब हमारे पास जो बचा है टॉपिक वो है वैन डर वाल गैस ऑफ इक्वेशन एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सिर्फ एक टॉपिक और बचा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे, फिर अपनी यूनिट ये खत्म हो जाएगी। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।